हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आर के राजपूत का चैप्टर है मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट जो चैप्टर है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दो, इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं आर के राजपूत के चैप्टर्स के, उन लेक्चर्स का जो है कि आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हो, जितने भी टॉपिक के जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर हुए हैं सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जा करके आप वहाँ से लेक्चर्स को देख सकते हो, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक सर्किट है चैप्टर का नाम। इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट्स टू। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग एयर गैप जो देते हैं उसका क्या रीज़न है, क्यों एयर गैप हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक यहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे हम लोग, उस एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये जो हम एयर गैप छोड़ रहे हैं, एयर गैप क्यों छोड़ते हैं। ठीक है ना, आप पे इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। यहाँ से एक फिगर बनाते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक आयरन का क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉइल है। ठीक, अब इस कॉइल के थ्रू हम लोग इसमें क्या सप्लाई दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका रिलक्टेंस क्या होगा, काफ़ी कम होगा, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई जाएगी, करंट जाएगा, तो इसके कॉइल में क्या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जनरेट होंगी। ठीक, अब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या होंगी, इस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या करेंगी, पास करेंगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो परमिबिलिटी है हाई है, इस वजह से इसमें क्या इजीली पास कर जाएंगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स। लेकिन जब ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या करेंगी, इस एयर गैप में जाएंगी, तो इस एयर गैप में क्या इजीली पास नहीं करेंगी, क्योंकि जो एयर गैप का हमारा रिलक्टेंस होता है काफ़ी हाई होने की वजह से, और परमिबिलिटी काफ़ी लो होने की वजह से इसमें इजीली पास नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर एयर गैप नहीं होता तो हमारा जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है यहाँ से क्या कर जाता है, इस मैग्नेटिक मटेरियल में इजीली पास कर जाता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक सर्किट है वो इजीली क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। तो इसी सेचुरेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर गैप क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, तो उम्मीद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, प्रिवेंट सेचुरेशन। अब बात आती है कि जो यहाँ पर आप एयर गैप छोड़ रहे हो, इस एयर गैप में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जब पास करती हैं। ठीक, अब इस एयर गैप में जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स पास करती हैं, तो इस एयर गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन्स का एरिया होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि इस एयर गैप में जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से उनका एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एरिया इंक्रीज कर जाने की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, अब इस एरिया का इंक्रीज कर जाना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का एयर गैप में, इसी को हम लोग, एक इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग बोलते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं फ्रिंजिंग। तो उम्मीद है कि इसको भी आपको समझ में आ गया हो कि फ्रिंजिंग क्या होता है। ठीक है ना, एयर गैप में यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस का, और फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर गैप में हमारा जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस के बीच में रिपल्सन फोर्स लगता है, इस वजह से होता है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इसी सारी चीज़ें समझ में आएगा होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला क्या है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ ए फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है ये क्या होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मोर ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, बहुत ज़्यादा, तो मोर देन 100 और 1000, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप डायमैग्नेटिक का याद रखना, रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है, स्लाइटली लेस देन 1 होती है। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। आप सभी जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। एमकेएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में इसका
सीजीएस सिस्टम इसका यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, क्या होता है मैक्सवेल होता है। ठीक, क्या होता है मैक्सवेल होता है। और मैक्सवेल और वेबर में रिलेशन क्या होता है, 1 मैक्सवेल की जो वैल्यू इक्विवेलेंट होती है आपकी 10⁸ वेबर। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को, इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वो ले रहा है कि परमिएबिलिटी इन ए मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्ड्स टू डैश इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि जो परमिएबिलिटी होती है इसके इक्विवेलेंट आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या बोलते हो। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, क्योंकि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो पास करती हैं, इस पास करने की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं। और हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि जो करंट फ्लो करती है उस करंट के पास करने की क्वालिटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जी इजकल टू 1/r होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया गया, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन है, अभी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल इन इलेक्ट्रिक मशीन्स बिकॉज इट। अब यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रिक मशीन में जो मैग्नेटिक लीकेज होता है अनडिजायरेबल होता है। इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कि आपका रॉन्ग है। ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। तो मैग्नेटिक लीकेज की वजह से क्या हो जाता है हमारा, पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। मैग्नेटिक लीकेज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है उसकी जो कास्ट होती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है। पहला ये है डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, मैग्नेटिक लीकेज की वजह से इलेक्ट्रिक मशीन का जो वेट होता है वो भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर ऊपर डिस्कस किया है कि एयर गैप में जो फ्लक्स पास कर रहा था उसके जो एरिया क्या हो जा रही थी, इंक्रीज कर जा रही थी। फ्लक्स डेंसिटी क्या कर जा रही थी, डिक्रीज कर जा रही थी। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्रिंजिंग इफेक्ट बोल रहे थे। ठीक है, तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस फ्रिंजिंग इफेक्ट भी करता है, यानी कि फ्रिंजिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग अब ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन राइट हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर बी देखोगे तो लिखा गया इंक्रीजेज देयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का इंक्रीज करने के बारे में बात की गई है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज इंक्रीज। ये तो स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन हमें सेलेक्ट कौन सा करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी देखोगे अगर आप तो लिखा गया लीड्स टू देयर इंक्रीज वेट, वेट इंक्रीज कर जाएगा लीकेज फ्लक्स की वजह से, ये भी ऑप्शन राइट है। ओके, प्रोड्यूसेस फ्रिंजिंग, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करेगा लीकेज फ्लक्स की वजह से। जो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, जो एयर गैप में फ्लक्स जाएगा वही तो लीकेज फ्लक्स होता है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या देख रहे थे, फ्रिंजिंग इफेक्ट देख रहे थे। तो प्रोड्यूसेस फ्रिंजिंग इफेक्ट, तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो गया, राइट हो गया। हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। लिखा क्या गया है, लोअर्स देयर पावर एफिशिएंसी, तो जो पावर एफिशिएंसी को उसको लोअर नहीं करती, ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा आंसर राइट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू आर से। बोला गया वैक्यूम का या फिर एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के बारे में बात की जाए कि वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है जिसको कि म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करोगे आप, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या दिया गया है, द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी आर कनेक्टेड बाई रिलेशन। यहाँ पर बी यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स के में रिलेशन पूछा गया है। तो आपका क्या होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू, क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू एच होता है। और म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। म्यू आर क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो इसकी म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है।
क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम क्या होती है, 1 होता है। तो बी की वैल्यू क्या है, बी इजकल टू म्यू नॉट एच। तो आप ऐसे लिखोगे बी इजकल टू म्यू नॉट एच। ठीक, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होता है क्या, बी इजकल टू म्यू एच और म्यू को ही क्या बोलोगे आप, म्यू नॉट म्यू आर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है परमानेंट मैग्नेट्स आर नॉर्मली मेड ऑफ। तो जो परमानेंट मैग्नेट्स किसके बने होते हैं, वो नॉर्मली होते हैं एल्निको एलाइज के बने होते हैं। और एल्निको एलाइज कैसे मटेरियल होते हैं, तो ये क्या होता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, बोला गया है एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज इंक्रीज्ड बाय डैश परसेंटेज। बोला है कि एनर्जी, कोई कॉइल है उसके द्वारा जो एनर्जी जो आपका स्टोर हो रहा है उसको डबल कर दिया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि करंट कितना परसेंट क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा, इसके बारे में पूछा गया। तो कोई कॉइल है अगर, तो उसके द्वारा जो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू होता है 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर होता है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई स्क्वायर के। तो आप ऐसे लिख सकते हो ई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से आपको आई स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट ई प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, अब इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करंट की वैल्यू निकालेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आप पहले ये देखो कि अगर ई की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि आपका एनर्जी क्या, स्टोर्ड एनर्जी जो है कि आपको क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। यानी कि ई के प्लेस पे आपको क्या हो जा रहा है, 2 ई हो जा रहा है। यानी कि सपोज करो पहले क्या रहा हो, 1 रहा हो, तो ट्वाइस किया जाएगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रूट 2, 2 इंटू 1 यानी कि ट्वाइस कर दे रहा हो आप एनर्जी। तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई, हो जाएगा रूट 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो पहले एनर्जी कितनी थी, 1 थी। अब उसके बाद डबल करने के बाद कितनी हो जा रही है, रूट 2 हो जा रही है। ठीक, पहले कितनी थी, 1 थी। ठीक, उसके बाद क्या हो जा रही है, रूट 2 हो जा रही है। ठीक, तो आपका जो करंट में चेंज आएगा उसके बारे में देखना है। तो एनर्जी डबल करने के बाद करंट इतनी आई है, और एनर्जी जब 1 था तो करंट इतनी थी। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो क्या जो डबल करने के बाद इतनी आई है तो हो जाएगी रूट 2। पहले क्या थी, 1 थी तो -1, इसका मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100 से तो आ जाएगा यहाँ से निकल करके। तो आएगा आपका 1.414 -1 इंटू क्या करोगे आप 100 करोगे। तो यहाँ से जब माइनस करके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट आएगा, 41.4% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जैसे ही आप एनर्जी को डबल करोगे तो करंट जो इंक्रीज कितना परसेंट का कर जाएगा, 41.4% का करंट इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेस्ट suited फॉर मेकिंग आर्मेचर एंड ट्रांसफार्मर कोर्स। ठीक है, विच हैव डैश परमिएबिलिटी एंड डैश हिस्टेरिसिस लॉस। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि जो आप आर्मेचर बनाते हो और जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो उसके लिए किस तरह का परमेबिलिटी और किस तरह का हिस्टेरिसिस लॉस वाला आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा आप किस तरह का मटेरियल आप लेते हो। तो कैसा मटेरियल होना चाहिए आपको आर्मेचर के लिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसकी परमेबिलिटी क्या हो, हाई हो। परमेबिलिटी हाई होगी तभी तो मैग्नेटिक लाइन से फ्लक्स ज़्यादा कट करेंगी। ठीक है, तभी ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमारा जो परमेबिलिटी तो हाई होनी चाहिए। ठीक, परमेबिलिटी हमारी क्या हाई होनी चाहिए। और लॉस क्या होनी चाहिए, लॉस लो होनी चाहिए। यानी कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है हमारा क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस। तो 10 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्टेरिसिस लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रो एन इंडक्टिव कॉइल इज मैक्सिमम। यहाँ पर पूछा गया रेट ऑफ राइज ऑफ करंट यानी कि di/dt। ठीक है, ये कब मैक्सिमम होगा इंडक्टिव कॉइल के थ्रू, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से
यहाँ पर मान लेते हैं कोई आर एल क्या है, एक सर्किट है, ये क्या है, आर एल सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ठीक। ये क्या है, रजिस्टेंस है, ये क्या इंडक्टेंस है, यहाँ पर क्या हमने सप्लाई दे रखा है बैटरी से, ठीक। यहाँ पर स्विच मान लेते हैं यस, ठीक। अब होगा क्या, अब यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज, अब आर के अक्रॉस हमारा क्या है वोल्टेज, वी आर है, वी आर वोल्टेज होगा, और यल के अक्रॉस वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी एल वोल्टेज होगा, ठीक है। अब टोटल वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज तो यहाँ पर क्या होगा, वी कांस्टेंट होगा, टोटल वोल्टेज वी आर प्लस वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है, स्विच को हम ऐसे क्लोज करेंगे, करंट फ्लो करेगा, तो आर के अक्रॉस जो ड्रॉप हमारा क्या होगा, आई आर होगा, वी आर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई आर होगा। अब यल के अक्रॉस जो वोल्टेज क्या होगा, वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इंटू डी आई बाई क्या होगा, डी टी होगा। यानी कि जो टोटल वी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वी आर यानी कि आर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस वी एल यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं, जो टोटल वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, वी आर प्लस क्या होगा, वी एल होगा यही, और वी आर क्या है, रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इंटू आर, ठीक। अब वी एल यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज क्या जनरेट होगा, होगा यल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करंट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो हमारा आई आर ड्रॉप होगा ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा यल डी आई बाई डी टी क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर v जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये जो v आपका इक्वलेंट v है, ये तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक। तो आई आर ड्रॉप इंक्रीज करेगा, तो एल डी आई बाई डी टी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेनली एल डी आई बाई डी टी जो हमारा डिक्रीज करेगा, इसमें जो डी आई बाई डी टी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि v इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, यानी कि रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा इंक्रीज करेगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसमें भी हमारा जो डी आई बाई डी टी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपनसेट करना है, वी के इक्वल लाना है, तो यहाँ डी आई बाई डी टी हमारा इंक्रीज करें। तो मैक्सिमम कब होगा, जब हम जिस टाइम पे हम जो स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जिस टाइम हम स्विच को क्लोज करेंगे उस टाइम पे हमारा क्या होगा, डी आई बाई डी टी मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे करंट इंक्रीज करती जाएगी तो वी आर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या इंक्रीज करता जाएगा, और इंडक्टर के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से डी आई बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो जो डी आई बाई डी टी मैक्सिमम कब होगा, एकदम स्टार्टिंग कंडीशन में, जब हम स्विच को स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ द करंट फ्लो। जब हम करंट को जो ही स्विच को ऑन करते हैं उस टाइम क्या होगा, हमारा डी आई बाई डी टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। बोला गया व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल आर डबल्ड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन दिया है, इसमें आपको चेक करना है कि टाइम कांस्टेंट अनचेंज रहेगा, कि इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट इज डबल हो जाएगा, फाइनल स्टडी करंट डबल हो जाएगा, कि टाइम कांस्टेंट इज हाफ हो जाएगा। इसको चेक करते हैं हम लोग। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, टाइम कांस्टेंट्स रिमेन अनचेंज। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कोई आर एल सर्किट है अगर, तो इसका जो एल से लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एल बाई आर होता है टाइम कांस्टेंट। बोला क्या गया है, इंडक्टेंस एंड रजिस्टेंस क्या किया जा रहा है, डबल। आप इसको क्या कर दो, इंडक्टेंस को डबल कर दो 2L, रजिस्टेंस को भी डबल करना है, आर को भी डबल कर दो 2R। तो यहाँ से यार 2 से 2 कैंसिल, क्या जा रहा है, एल बाई आर। यानी कि जो टाइम कांस्टेंट हमारा है कोई चेंज नहीं होना है, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। अब और सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 10 हेनरी व्हेन सडनली कनेक्टेड टू ए डीसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट। अब यहाँ बोला गया कि अब रेट ऑफ राइज ऑफ करंट यानी कि डी आई बाई डी टी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि इंडक्टेंस के अक्रॉस आपका जो है इंडक्टेंस कितना दिया गया, 10 हेनरी का दिया गया, और डीसी सप्लाई कितना दे रहे हो आप, 200 वोल्ट दे रहे हो। तो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाता है एल
di/dt होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका यल दिया हुआ है, अब वोल्टेज कितना का दे रहे हो 200 वोल्ट का, तो वी एल के प्लेस पे आप क्या रखोगे 200, यल के प्लेस पे क्या रखोगे, यल दिया हुआ 10 इंटू di/dt, तो क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू हो जाएगा 10 di/dt हो जाएगा। ठीक, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आपका यहाँ से di/dt की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, तो आप यहाँ से लिखोगे di/dt इक्वल टू क्या आ गया 20, रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट कितनी आ गई 20, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या दिया गया है, ए मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड है, कोई मटेरियल है उसकी क्या है गुड मैग्नेटिक मेमोरी है, तो उसके उसके पास क्या होना चाहिए कि लो हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए, कि हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, कि लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, कि हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए। ठीक, अब मैग्नेटिक मटेरियल है अगर गुड मैग्नेटिक मेमोरी है, इसका मतलब क्या है उसके अंदर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो क्या है ज़्यादा है, स्टोर करने की क्षमता क्या है ज़्यादा है, यानी कि उसकी रिटेंटिविटी क्या है ज़्यादा है, यानी कि उसकी रिटेंटिविटी क्या है हाई है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हाई रिटेंटिविटी, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को स्टोर करेगा तभी तो वो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंडक्टिविटी किसके एनालॉगस होता है, परमिएबिलिटी के एनालॉगस होता है। कंडक्टिविटी किस में होती है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, और परमिएबिलिटी किस में होती है हमारी मैग्नेटिक सर्किट में होती है, तो किसके एनालॉगस है ये परमिएबिलिटी के एनालॉगी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है इन ए मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरिसिस लॉस टेक्स प्लेस प्राइमरली ड्यू टू, बोला गया कि मैग्नेटिक मटेरियल में आपका हिस्टेरिसिस लॉस किसकी वजह से आपका होता है, तो जब हम क्या करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटाइज करते हैं तो इसके अंदर जो मालिकुलर होते हैं मालिकुलर मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं यानी मालिकुलर मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है हमारा रेजिस्ट होता है, यानी कि उनके बीच में फ्रिक्शनल अपोजिशन होता है। इस फ्रिक्शनल अपोजिशन की वजह से क्या एनर्जी लॉस होता है, वही एनर्जी लॉस क्या हो जाती है हमारी हिस्टेरिसिस लॉस के रूप में हम लोग उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है जो मालिक्यूल्स होते हैं यानी कि मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं उनके जो फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या दिया गया है, दोज मटेरियल्स आर वेल suited फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट विच हैव डैश रिटेंटिविटी एंड डैश कोर्सिविटी, तो आपको यहाँ से पूछा गया कि जो परमानेंट मैग्नेट आप बनाते हो उस मटेरियल के लिए आपको जो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कैसा होनी चाहिए, लो होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, उसके बारे में आपको बात करना है। तो आपको बनाना क्या है परमानेंट मैग्नेट बनाना है, यानी कि आपको उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए, और इस कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं रिटेंटिविटी बोलते हैं, यानी कि इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी हाई रिटेंटिविटी। ठीक, यानी कि ये तो पता चल गया हमें रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए। सेकंड क्या है कोर्सिविटी, अब इसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर होता है उसको हटाने के लिए हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है उसको रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हम मैग्नेटिक जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म स्टोर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कोर्सिविटी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, तो 17 का जो ऑप्शन होगा बी हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी कोर्सिविटी। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, पूछा गया इफ़ द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ऑफ ए मटेरियल इज लार्ज देन हिस्टेरिसिस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी, यानी कि यहाँ दिया गया कि आपका जो मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल उसका जो हिस्टेरिसिस लूप है का एरिया क्या है लार्ज है, तो आपको हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में पूछा गया है, तो ऑब्वियस है हिस्टेरिसिस लूप का अगर एरिया ज़्यादा होता है तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या होगा लार्ज ही होगा यानी कि ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, तो आपको एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। हिस्टेरिसिस लूप बनाते हैं यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एच डिनोट करते हैं ये क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है,
ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे बी क्या है, यहाँ पर बी की जो मैग्नीट्यूड है इतना ज़्यादा है, बी यहाँ पर इतना है। ठीक, लेकिन अगर आप एच की वैल्यू देखोगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। यानी कि अगर एच जीरो हो जा रहा है तो बी क्या है, अभी भी यहाँ पर बी की कुछ वैल्यू है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर बी क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। एच अगर जीरो हो रहा है फिर भी हमारा बी क्या है, जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप देखो इधर एच बढ़ा रहे हो तो बी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो रहा है कि एच को आप इंक्रीज करने पे बी इंक्रीज नहीं कर रहा, सेचुरेट हो जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर एच को जैसे जैसे आप डिक्रीज करते हो, एच को क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, तो एच की वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी बी की वैल्यू, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो नहीं हो रही है। यानी कि बी की वैल्यू क्या हो रही है, बाद में जीरो हो रही है। यानी कि बी का जो क्या है, लैगिंग बिहेवियर है, किससे, एच से। ठीक है, तो जो ये पोर्शन ये बच रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी कि जो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटा लेने के बाद भी उसमें कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या बचा रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन इधर वाला, ठीक, अगर आप देखो अब इसी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को आप रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। कहाँ पर, रिवर्स डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो आपके यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर के हमारा एच की कुछ वैल्यू आ रही है, तब इस पॉइंट पे जाकर के हमारा जो बी की वैल्यू है, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यानी कि यहाँ पर हमारा आकर के रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो रहा है। ठीक है, तो एच की उस वैल्यू को हम लोग कोर्सी फोर्स बोलेंगे, जो कि हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या, जीरो करने के लिए सफिशियंट हो। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्सी फोर्स बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया अगर थोड़ा कम है तो यहाँ पर आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा हमारा कम होगा। ठीक है, कोर्सी फोर्स हमारा क्या है, कम लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा लूप का, अगर सपोज करते हैं एरिया हमारा क्या हो जाए, रेक्टेंगुलर हो जाए पूरी तरह से, तो यहाँ पर क्या कोर्सी फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हिस्टैरिसीस लूप का एरिया ज़्यादा है तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हार्ड स्टील इज सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स बिकॉज। अब यहाँ बोला गया कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग को हार्ड स्टील ही क्यों सूटेबल होता है, उसी का क्यों यूज करते हैं। क्योंकि सिंपल है, क्योंकि उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होता है। अगर किसी मटेरियल का रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बिहेवियर अच्छा है तो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारा सूटेबल होगा, बेस्ट सूटेबल मटेरियल होगा। ठीक है, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म अगर अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, तो जो कोर्सी फोर्स होगा वो भी क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या दिया गया, बोला गया सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज़। अब यहाँ पर बोला गया कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग सिलिकॉन स्टील ही क्यों यूज करते हैं। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर में ले लो, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, CRGO, सिलिकॉन स्टील हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसको आप नोट कर लेना, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, इस मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो काफ़ी कम होने की वजह से हम लोग इस मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या दिया गया है, कंडक्टेंस इज एनालॉगस टू। अब कंडक्टेंस किसकी एनालॉगस है, तो मैग्नेटिक सर्किट में जो एनालॉगी होती है किससे एनालॉगी होती है, परमियंस होती है। क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, जी होता है, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टेंस। यहाँ पर परमियंस है, परमियंस किसका अपोजिट होता है, ये होता है रिलक्टेंस का, यानी कि रिलक्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, रिलक्टेंस क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन्स को अपोज करता है। परमियंस फ्लो जो पास करता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमियंस।
इसी तरह से यहाँ पर कंडक्टेंस होता है, यहाँ पर इस तरह से रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो इस तरह से होता है हमारा कंडक्टेंस का एनालॉगी क्या, परमियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ दिया क्या गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन इट इज नोन एज। अब क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस के जो क्रिएशन का जो अपोज करता है, इसके फ्लो का जो अपोज करता है पास करने का, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ही होगा ऑप्शन रिलक्टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रिलक्टिविटी। अब रिलक्टिविटी क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि रजिस्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ रिलक्टिविटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिलक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, परमियंस आपको पता ही है, परमियंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसकी एनालॉगी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक किसके एनालॉगी है, आपके ईएमएफ के क्या है, एनालॉगी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज। अब यहाँ रिटेंटिविटी की यूनिट पूछी गई है। तो रिटेंटिविटी आप जानते हो क्या होता है, कोई मटेरियल है कितना ज़्यादा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वो अपने अंदर रख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स जो है कि उससे इसका पर स्क्वायर मीटर एरिया से आपको पास करेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, आपका जो यूनिट भी हो जाएगी वेबर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारी यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ऐसे क्या लिख लोगे, बी इक्वल टू क्या होता है, 5/A हो जाएगा। ठीक, 5 का यूनिट क्या होता है, वेबर हो जाएगा, अपन एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, परमियंस होता है। ठीक, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, कोई मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, कितना इजीली उसको मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं, वही क्वालिटी का बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर लिया रिलेक्टिविटी के बारे में भी, परमिबिलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या दिया गया है, वाइल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट इज कंपेयर्ड विद विच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना, एनालॉगी बतानी है कि फ्लक्स की जो एनालॉगी क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या होती है, करंट, वहाँ करंट फ्लो करता है, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या, फ्लक्स पास करती है। ठीक है, और यहाँ पर ईएमएफ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, यहाँ पर एमएमएफ होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, आप ध्यान रखना इसका। तो 25 का आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया गया है, द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस इज। तो हम यहाँ सब रिलक्टेंस का यूनिट निकालेंगे, फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, यस इक्वल टू होता है 1/μ.L/A। म्यू क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, म्यू परमेबिलिटी है। ठीक, एल क्या लेंथ है, ये क्या है, एरिया है, तो इसकी यूनिट लिखते हैं। जो एल का यूनिट क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है, इसको यूनिट लिखेंगे, एल की यूनिट लिखेंगे और ए का यूनिट लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यस इक्वल टू हो जाएगा 1/μ.L/A। तो म्यू का यूनिट लिखेंगे हेनरी पर मीटर हो जाएगा, इंटू एल का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या 1/हेनरी, यानी कि 1/हेनरी क्या हो जाती है हमारी रिलक्टेंस की क्या हो जाएगी, यूनिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा, यहाँ पर बोला गया ए फेराइट कोर हैज एडी करेंट लॉस, हैज लेस एडी करेंट लॉस देन एन आयरन कोर। जो फेराइट मटेरियल में हमारा एडी करंट लॉस होता है, आयरन कोर की कंपेयर अगर हम करें, तो जो इसमें फेराइट कोर में एडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है। इसका रीज़न है कि जो हमारा फेराइट कोर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होती है, हाई होती है। इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। इस वजह से हमारा एडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन ये जो फेराइट मटेरियल है, ये जो इसका परमेबिलिटी क्या होती है, गुड होती है, यानी कि परमेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। और ये क्या है, किस तरह का मटेरियल है, तो यह एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूज कर देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बोला गया है ए फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल एग्जिबिट हिस्टेरिसिस व्हेन द साइकिल इज। अब ये साइकिल कैसा भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग नेचर का भी हो सकता है, रोटेटिंग नेचर का भी हो सकता है, पल्सेटिंग नेचर का भी हो सकता है। तो कोई भी ऑप्शन क्या इसमें राइट है, एनी ऑफ द एबव। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, क्या दिया गया है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल में जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा हिस्टेरिसिस लॉस का जो फार्मूला होता है उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल टू होता है KH डॉट एफ डॉट BM टू द पावर क्या होता है K। ठीक, अब यहाँ पर जो K है यही क्या है, हमारा सीमेंट्स क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, KH क्या है, हिस्टेरिसिस क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिस्टेरिसिस लॉस से किस पे डिपेंड कर रहा है, K पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सीमेंट्स कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये तो सीमेंट्स कांस्टेंट है, ये हिस्टेरिसिस क्या है, कोफिशिएंट है KH। तो इस यानी कि हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट हमारा लो होना चाहिए अगर हमें क्या करना है, हिस्टेरिसिस लॉस को क्या करना है, कम करना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट। अब यहाँ पर जो सीमेंट्स कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल टू होता है KH डॉट एफ डॉट BM टू द पावर K। ये जो सीमेंट्स कांस्टेंट है, K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू होता है 1.6। वैसे भी अगर आप देखो तो ये जो वैरी करता है कहाँ से, 1.6 टू लेकर 2.4 तक होता है, लेकिन आप यूजुअली क्या यूज करते हो, 1.6 आइडियली आप यूज करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन सब सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना। अब यहाँ पर हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला में आप अगर देखोगे तो क्या होता है, KH डॉट एफ डॉट BM टू द पावर K डॉट यहाँ पर V होता है, वॉल्यूम भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा गया, हिस्टेरिसिस लॉस लिस्ट डिपेंड्स ऑन, जो ये सबसे ज़्यादा कम किस पे डिपेंड करता है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे सबसे कम डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ज़्यादा, वॉल्यूम में मटेरियल पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अभी हम लोगों ने फार्मूला में देखा वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, सीमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। तो 30 का D ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सबसे कम किस पे डिपेंड करेगा, एम्बिएंट टेम्परेचर पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ क्या दिया गया है, बोला गया लैमिनेटेड कोर, आपको कोर को क्या कर देते हो, लैमिनेट कर देते हो। ठीक, इन इलेक्ट्रिकल मशीन में क्यों, क्या रिड्यूस करने के लिए, सिंपल है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप जो इलेक्ट्रिकल मशीन होती है उसको क्या कर देते हो, कोर्स को लैमिनेट करके रखते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया है, बोला गया है द एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस इज ए मेजर ऑफ। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, एनर्जी लॉस पर साइकिल। हिस्टर जो एरिया होता है हिस्टेरिसिस लूप का, अगर एरिया ज़्यादा होगा हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, एनर्जी लॉस पर साइकिल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 33 बोला गया है, बोला गया है परमियंस इज टू रिलक्टेंस एज कंडक्टेंस। तो यहाँ पर परमियंस का क्या लिखा गया, अपोजिट। तो परमियंस का अपोजिट रिलक्टेंस होता है, तो कंडक्टेंस का अपोजिट क्या होगा, G इक्वल टू होता है हमारा 1/R। तो इसको याद रखो आप। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, D, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सीमेंट्स हिस्टेरिसिस लॉ, हिस्टेरिसिस लॉस इन अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू। हमने अभी क्या लिखा था फार्मूला, हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला होता है PH इक्वल टू होता है KH हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट इंटू F इंटू BM टू द पावर K सीमेंट कांस्टेंट इंटू V। तो K है क्या, यही सीमेंट्स कांस्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सीमेंट्स हिस्टेरिसिस लॉ जो होता है, अब जो पावर हिस्टेरिसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, BM टू द पावर K की वैल्यू क्या होती है, 1.6 होती है। तो आप ऑप्शन में देखो राइट कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन में आपका बी राइट हो सकता है, BM टू द पावर 1.6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द ट्रांसफार्मर कोर्स ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आर यूजुअली मेड ऑफ। तो किसका बना होता है, तो यहाँ बना होता है फेराइट्स का मटेरियल का बना होता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज कर रहे हो आप, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में यूज कर रहे हो तो फेराइट मटेरियल का यूज करोगे। पावर ट्रांसफार्मर में इस तरह के कोर का यूज किया जाता है। हमने इसका रीजन बता दिया है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, परमेबिलिटी गुड होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिव बिहेवियर क्या होता है, लेस होता है। तो ये तो सारे क्वेश्चन थे आर के राजपूत के चैप्टर मैग्नेटिक सर्किट के, जितने भी क्वेश्चन थे उसका हमने सभी का डिस्कस कर लिया, एक्सप्लेनेशन कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इस तरह के लेक्चर जो है आपको दिया जा रहा है तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।